नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन और हिंदी प्रदीप में आपका स्वागत है। और हम लोग आज आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 3, जिसमें भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ उस पर हम लोग चर्चा करने वाले, उसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, तथ्यों को देखेंगे और जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं उनको नोट भी हमें करना है। तो पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, जिससे कि आपको ये अपनी कॉपी पे नोट्स भी आप बनाते रहेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी तरीके से आपको जब भी मैं और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको जब भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपना यह सेशन, आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। इससे पहले के वीडियो में आपने डचों का आगमन और उससे सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन भारत में, यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत पुर्तगालियों का शासन रहा, उसके बाद डच आए और डच के बाद अब ब्रिटिश यानी भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। तो क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं अंग्रेज़ों का शासन की? अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों का शासन भी बहुत लंबे समय तक भारत में रहा। ये 1608 में लगभग ये आ गए थे और 1608 और 9 के बीच में आए और ये 1947 में इन्होंने भारत को छोड़ा। तो एक बहुत लंबा समय इन्होंने यहाँ पर राज किया और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था उस पर चर्चा करने वाले हैं। और मुख्य उद्देश्य इनका ये था, ये व्यापारिक तौर पर ये आए थे, इन्हें तो भारत का पता ही नहीं था। जब ये व्यापारिक तौर पर आए तो इन्हें ये पता लगा कि भारत में मसालों का और वहाँ आर्थिक स्थिति तो भारत की पहले से मजबूत थी। सोने की चिड़िया ऐसे ही इसको भारत को कहा ही जाता था। लेकिन सोने की चिड़िया कहने का उद्देश्य क्या था? इसमें भारत में आर्थिक समृद्धि तो थी, लेकिन यहाँ की जो पैदावार थी, यहाँ का जो प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा था। यानी फसलों का जो उत्पादन होता था वो बहुत अच्छा था। विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे मसालों की पैदावार होती थी, बहुत अनाज अच्छा होता था, कई किस्म के अनाजों की उत्पत्ति बहुत अच्छी होती थी, जो विदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी वहाँ के बाज़ारों में। तो इसलिए ये व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला, अगर हम बात करें भारत में ब्रिटिश में प्रवेश, जो ब्रिटिश आए, ब्रिटिश प्रवेश कैसे हुआ, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। इंग्लैंड के नाविक को भारत का कोई पता 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया। यानी जो इंग्लैंड के जो नाविक थे, जो समुद्री यात्राएं करते रहते थे, उनको भारत का 1578 ईस्वी तक कोई पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, 1578 ईस्वी में ही सर फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक जो अंग्रेज नाविक था, ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो समुद्री जहाज़ों को लूटता भी था। ये तो अंग्रेज नाविक भी था, इसको बहुत अच्छी जानकारी थी समुद्र के रास्तों की। तो इसने क्या किया, न लिस्बन जाने वाले एक जहाज़ को लूटा। जो जहाज़ लिस्बन के लिए जा रहा था उस जहाज़ को लूट लिया और उस जहाज़ को लूटने के बाद इस जहाज़ से उसे भारत जाने का रास्ते का जो मानचित्र था, जो मैप था भारत जाने के रास्ते का, वो यहाँ पर लिस्बन जो जहाज़ जा रहा था वहाँ पर जब उसको लूटा इसने, फ्रेंच ड्रेक ने, कहीं कहीं फ्रेंच डे भी लिखा होता है, तो फ्रेंच ड्रेक ने जब जहाज़ को लूटा तो भारत जाने का उसमें उस जहाज़ में मानचित्र इसको मिला। जब इसको मानचित्र मिल गया तब इसने क्या किया, वो उसी मानचित्र के सहारे, जैसे ये देखिए आप, ये है फ्रेंच ड्रैक, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्रेंच ड्रैक है और इसी ने जो है जहाज़ को क्या किया था, कैप्चर किया था, लूटा था। वहाँ से इसको मानचित्र, भारत जाने का मानचित्र मिला कि भारत कैसे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले क्लियर हो गया कि कौन कैसे क्या भारत का रास्ता किसको क्या मिला। तो फ्रेंच ड्रैक का प्रश्न बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ये सिंबल था, ये इसका ये इस तरीके से इसका जो लोगो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये पूरा बना हुआ था। ये जो कंपनी थी
ये जो कंपनी थी ये क्या करने, ये भारत में व्यापार करने के लिए इसने भारत में जब इसको पता लगा कि भारत में बहुत अच्छी पैदावार है, भारत में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसके एवज में यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों का जो पहला प्रवेश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में जो पहला प्रवेश हुआ अंग्रेज़ों का, वो किस सिलसिले में आए, ये व्यापार करने के लिए आए। वह यहाँ से इनका उद्देश्य ये था कि सिर्फ व्यापारिक अपनी जो ट्रेडिंग है वो करनी है। 1599 की अगर हम बात करें तो 1599 में और 1599 और 1600 में हुई थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 और 16 के मध्य में हुई। इसका प्रथम जो गवर्नर था इस कंपनी का वो था थॉमस स्मिथ। कौन था? थॉमस स्मिथ था इस कंपनी का प्रथम जो गवर्नर था। वो कौन था? थॉमस स्मिथ था। इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी में देखा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नाम ये रहे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो क्या नाम रहे? तो 1600 से 1708 तक का जो इसका औपचारिक नाम था, 1600 से 1708 के मध्य का जो, यानी एक लंबा समय है, 108 साल का समय है। इसमें कंपनी का जो औपचारिक नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी इतना बड़ा नाम था पहले इस कंपनी का। 1600 लेके 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडीज में जाने वाली जो मर्चेंट थी, व्यापारियों की एक कंपनी थी, उसको इस नाम से इन्होंने नाम दिया था। यानी 1600 से 1708 के समय तक ये नाम रहा इसका। उसके बाद इसमें 1708 से 1873 तक इसका नाम क्या था? ये देखिए, नाम पूछे जा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य नाम क्या थे? 1600 से 1700 तक क्या नाम रहा, है ना? और फिर 1700 से 1800 के समय में क्या नाम रखा गया कंपनी का? तो यूनाइटेड 1873 में इसका नाम क्या? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यहाँ पे यूनाइटेड हो गया, यहाँ गवर्नर था, यहाँ पे देखिए गवर्नर लिखा था और यहाँ पे यूनाइटेड कर दिया, है ना? और फिर यहाँ पे कंपनी है और पूरा वही रखा, सिर्फ यहाँ पे क्या बदला? गवर्नर की जगह यूनाइटेड कर दिया। किसका? ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका नाम, ये दोनों नाम से भी, यानी 3 नाम ये हो गए। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये नाम भी इनके रहे। तो आइए देखते हैं आगे क्या रहा इसमें। इसी में आपने देखा कि ये तो इनके नाम रहे। उसके बाद क्या हुआ? इन्हें पूर्व में, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसकी स्थापना एक व्यापार के तौर पर की गई थी, ट्रेडिंग के लिए की गई थी, इन्हें पूर्व के साथ व्यापार शुरू करने, यानी पूर्व में इनको ईस्ट में व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर, कहीं यहाँ पे मैं पूरा डेट आप भी नोट कर लीजिए, 31, अगर एग्जैक्ट डेट पूछ सकता है तो 31 दिसंबर आप नोट कर लीजिए। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी जिनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, कहीं कहीं फर्स्ट लिख के आता है, कहीं कहीं हिंदी में प्रथम लिख के आता है, तो एलिजाबेथ फर्स्ट या एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्ष की, उन्होंने कितने वर्ष की अनुमति दी? इंग्लैंड की जो महारानी थी उन्होंने इस व्यापार करने के लिए 15 वर्ष की अनुमति थी। और यही अनुमति बाद में जो क्या नाम जेम्स प्रथम थे, जो ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के जो राज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया? इसको आगे कंटिन्यू कर दिया। यानी 1500 की अनुमति किसने दी थी? ये पूछ सकता है 15 वर्ष की अनुमति किसने दी? तो 15 वर्ष की अनुमति एलिजाबेथ ने दी थी व्यापार करने की इस कंपनी को। लेकिन इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स, नोट कर लीजिए, जेम्स फर्स्ट ने कंटिन्यू कर दिया, यानी अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी। जेम्स फर्स्ट ने क्या किया?
अनिश्चित काल के लिए कहा कि आप व्यापार इस कंपनी को दे दी कि अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या दी थी? 15 वर्ष की अनुमति दी थी। आइए अगला देखते हैं क्या है, नोट करते चलिए साथ साथ। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत, यही जेम्स प्रथम जिन्होंने अनिश्चित काल के लिए जो क्या नाम अनुमति दे दी थी, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने क्या किया? इन्होंने राजदूत के रूप में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक, हेक्टेर, कहीं कहीं हेक्टर लिखा होता है, कहीं कहीं हेक्टेर है, हेक्टेर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा। यानी जो जेम्स फर्स्ट था उसका राजदूत बनकर कौन आया भारत में 1608 में? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया। और किससे आया? ये एक जहाज था जिस जहाज का नाम था हेक्टेर, या हेक्टर नाम का एक जहाज था, उससे ये हॉकिंस भारत में आया। और कहाँ पहुँचा? ये पहुँचा आपके सूरत में। ये कहाँ पहुँचा? सूरत में पहुँच गया। उस जहाज में सूरत के बंदरगाह पर ये पहुँचा और वहाँ से आगरा में ये जहांगीर, जो समय शासन था जहांगीर का, जहांगीर अकबर के पुत्र जो थे, जहांगीर का शासन था, जहांगीर से व्यापार करने की वहाँ दरबार में आगरा गया सूरत से, और वहाँ जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगी। और जेम्स प्रथम का जो उन्होंने पत्र लिखा था वह उसने पढ़कर वहाँ पर सुनाया। अच्छा, ये जो हॉकिंस था ये कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, ये कई भाषाओं का, इसको फारसी भी आती थी, इसको तुर्की भी आती थी, ये कई भाषाओं के विषय में अच्छा जानकार था। तो इसने आगरा में जहांगीर से वो पत्र सुनाया। अच्छा, एक प्रश्न बन जाता है कि जो हॉकिंस जो आया था, ये राजदूत आया था, कि ये जेम्स प्रथम का जो पत्र लेके आया था वो किसके नाम पत्र लिखा हुआ था? तो भाई वो पत्र जो लिखा था, जो राजदूत जो हॉकिंस था जो पत्र लेके आया था, वो किसके नाम था? तो वो पत्र जो था वो अकबर के नाम था, अकबर के नाम से पत्र लिखा था। यानी वहाँ के राजा को ये मालूम नहीं था, कि वो तो ये समझते थे अकबर का शासन चल रहा है, लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसने जहांगीर को गद्दी पर बैठा देखा, तो वो पत्र जो था वो किसके नाम के लिए लिखा गया था? वो अकबर के। प्रश्न बन जाता है कि विलियम हॉकिंस किसके नाम का पत्र लेके आया, उस पत्र किसके नाम लिखा था? तो वो पत्र जो लिखा था वो किसके नाम लिखा था? अकबर के नाम लिखा था। लेकिन जब वो वहाँ आया जहांगीर के दरबार, उसने देखा आगरा में जब आया तो उसने जहांगीर को गद्दी पर बैठा देखा, है ना। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये पूछेगा कहाँ पहुँचा, तो सूरत पहुँचा। उसके बाद कहाँ गया? वो आगरा गया जहाँ जहांगीर का दरबार था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये रहा ये विलियम्स हॉकिंस, वो ब्रिटेन के सम्राट, ठीक है। तो ये कौन है? विलियम, ये रहा विलियम हॉकिंस, ये रहा, ठीक है। आइए देखते हैं पुर्तगालियों, अगले क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद जब ये दरबार में पहुंच गया तो पुर्तगालियों की मुगलों से बहुत अच्छी मित्रता थी, क्योंकि भाई पुर्तगाली बहुत समय से रह रहे थे। ये गए 1608 में पहुँचे, कौन? ब्रिटिश। विलियम हॉकिंस पहुँचा 1608 और 9 के मध्य में पहुँचा। और इससे पहले पुर्तगाली कब पहुँच चुके थे? पुर्तगाली बहुत पहले पहुँच चुके थे, वो पहले 1498 में ही पहुंच चुके थे। अब आप ये देखिए कि लगभग देखा जाए तो इनसे आगे, यानी ये 1500 मान के चलिए और ये 1600, लगभग 100 साल पहले, लगभग 100 साल का अंतर रहा, 100 साल का अंतर रहा, है ना। 100 साल का अंतर इनको हो गया था वहाँ, किनको? पुर्तगालियों को भारत में आए हुए, और ये 100 साल बाद पहुँचे। तो निश्चित रूप से मुगलों से जो बहुत अच्छी मित्रता थी, क्योंकि इससे पहले डच थे तो डचों का भी थोड़ा प्रभाव था, और पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि ये 1608 में और 1498 में 100 वर्ष का लगभग अंतर है। तो ये 100 साल हो चुके थे भैया, इतने समय तक जो रहेगा उसका निश्चित रूप से व्यवहार बनेगा। तो इनका बहुत अच्छा व्यवहार था और मित्रता तो बनी गई थी, मुगलों से मित्रता हो चुकी थी बहुत अच्छी इनकी, ठीक है। तो इनके जब ये मित्रता हो गई थी, अच्छा इधर ये पहुंच गया कौन, क्या नाम, हॉकिंस। तो 1611 की अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों ने पहली व्यापारिक कोठी
पहली व्यापारिक जो कोठी थी अंग्रेजों ने वो क्या की, अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम, ये कहाँ पड़ता है, आंध्रा में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम पड़ता है ना। इसको मछलीपट्टनम में भी कहते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि 1611 में, यानी अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक खोली आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी खोली। अच्छा, पुर्तगालियों से मित्रता थी तो क्या किया, जहांगीर ने हॉकिंस को अनुमति नहीं दी, विलियम हॉकिंस को भाई अनुमति नहीं दी, तो वो क्या हुआ, वह वापस उसको, यानी पहले अनुमति दे दी कि भाई जाओ बना लो जाके आप व्यापार करिए, लेकिन पुर्तगालियों की वजह से उसने यह फिर उनको मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पे अपनी कोठी नहीं, आप अपने व्यापार यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये बेचारा क्या किया, हॉकिंस वहाँ से, बेचारा तो नहीं कहेंगे, आए थे ये भी लूट नहीं, तो विलियम हॉकिंस को वापस वहाँ से जाना पड़ा और लौट जाना पड़ा। तो 1611 में पहली व्यापारिक कोठी इन्होंने कहाँ खोली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली। उसके बाद 1613 में क्या हुआ, 1613 में एक देखिए 1600 पहले 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 में हम लोग 13, तो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पूछी जाती हैं उन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1613 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने पहली स्थायी व्यापारिक कोठी, पूछा जाता है कई बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1613 में अंग्रेजों ने पहली स्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, तो भैया पहली स्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, सूरत में, क्योंकि सूरत में इन्होंने प्रारंभ कर दी थी, फिर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की वजह से इनको मना कर दिया, तो इनको वापस जाना पड़ा। तो स्थायी की अगर हम बात करें, पहली स्थायी सूरत में खोली, और व्यापारिक रूप से जो कोठी खोली थी मसूलीपट्टनम में, ये स्थायी नहीं थी। तो अगर स्थायी शब्द आ जाए तो आपको कहाँ करना है, सूरत में, और कब, 1613 में, और ये कब, 1611। तो ध्यान रखना है, पहली व्यापारिक कोठी और पहली स्थायी व्यापारिक कोठी दोनों में अंतर है, तो यह ध्यान रखना है आपको, नोट करते चलिए इसको। आगे देखिए, ये रहा आपका अंग्रेज जो था विलियम, इसने क्या किया, कैप्टन, ये जो इसके बाद कैप्टन, ये वो विलियम हॉकिंस आपने देख ही लिया था। अब कौन है ये, ये फ़ोटो किसकी है, ये फ़ोटो है कैप्टन थॉमस रे। किसकी है ये, कैप्टन थॉमस रे की फ़ोटो है, इमेज है ये। तो इसके बाद, यानी जब स्थापित हो चुकी थी, उसके बाद 1615 में क्या हुआ, 1615 में कैप्टन थॉमस रो, ये इसका ये फिगर बना हुआ है, ये इसके द्वारा मुगल साम्राज्य जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने, इसने अनुमति प्राप्त कर ली। ये आया 1615 में, यानी 1608 में हॉकिंस आया और उसके बाद थॉमस रो कब आया, 1615 में, यानी 7 साल बाद ये लगभग थॉमस रो कैप्टन जो भारत आया, और ये जहांगीर के दरबार में आया, और इसने जहांगीर से व्यापार करने की कहाँ, आगरा में, भड़ौच में और अहमदाबाद में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। वहाँ से अनुमति ले ली अंग्रेज इस थॉमस रो ने, और जहांगीर से, और वहाँ पर व्यापार स्थापित किए। कहाँ, आगरा पूछ सकते हैं, निम्न में से कहाँ थॉमस रो ने आकर फैक्ट्रियाँ स्थापित की, आगरा, भड़ौच, अहमदाबाद, ऐसे करके गुजरात, ऐसे करके कई स्थानों के नाम आपको ऑप्शन के हिसाब से मिल सकते हैं। तो अहमदाबाद कहाँ, गुजरात का है, तो इसलिए हो सकता है गुजरात ऑप्शन दे दे, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है, अब बात करते हैं 1639 की, जो महत्वपूर्ण घटना हुई, क्या हुई इसमें, क्या हुआ 1639 में चंद्रगिरी के जो राजा थे फ्रांसिस ड्रेक को, चंद्रगिरी के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, जो फ्रांसिस ड्रेक वही है ये जिसको मैप मिला था, इंडिया आने का मैप मिला था, इंडिया का मैप मिल गया था, मानचित्र मिला था, कहाँ पर, लिस्बन जाने वाले जहाज को लूटा उसने। तो उसको, ये कब की बात है, 1578 की बात है। तो इसने जो फ्रांसिस ड्रेक को एक कारखाना खोलने के लिए ज़मीन दी, जो चंद्रगिरी के राजा थे भारत में, उन्होंने क्या किया, फ्रांसिस ड्रेक को कारखाना खोलने के लिए ज़मीन दे दी। इसे
फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली। ज़मीन दी तो इसने क्या किया, इसने फोर्टिफाइड फैक्ट्री, एक किलेबंद, फोर्टिफाइड मतलब किलेबंद, एक फैक्ट्री बनाने की इसको अनुमति मिल गई वहाँ से, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इस फैक्ट्री का नाम, यानी जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी फैक्ट्री का नाम क्या रखा गया, जो ये फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी इसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। और यह कहाँ, आधुनिक मद्रास में। ये कहाँ है, आधुनिक मद्रास में ये फैक्ट्री जो है, यानी अब चेन्नई है आधुनिक, और पहले क्या था, मद्रास था। तो ये कब चेंज हुआ, तो ये मद्रास से जो चेन्नई वाली बात अगर हम करें, मद्रास से चेन्नई की, तो ये मद्रास से जो चेन्नई का नाम जो चेंज हुआ है वो 1996 में मद्रास जो चेन्नई था वो क्या नाम हो गया, मद्रास का नाम क्या हो गया, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया। कब हुआ, 1996 में यहाँ का नाम क्या हो गया, चेन्नई हो गया। पहले क्या था, 1996 से पहले क्या था, मद्रास था। अब यहाँ पे चेन्नई हो गया, 1996 से इसका नाम चेन्नई हो गया। आगे चर्चा करते हैं क्या है इसकी। ये देखिए, ये वही है ना, फ्रेंच ड्रैक, यही तो है फ्रेंच ड्रैक, यही है ये, आप देख चुके हैं इसकी फ़ोटो इमेज। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए 1661, यानी 1639 में तो इसने फ्रांसिस ड्रेक ने क्या किया है, अपनी क्या नाम, चेन्नई में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री खोल दी। और ये 1661 की अगर हम बात करें, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय, यानी चार्ल्स कहीं कहीं द्वितीय है, कहीं कहीं सेकंड लिखा होगा। इंग्लैंड के राजा कौन थे, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन भी कहते हैं, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ। किसका, जो इंग्लैंड का राजा था उसका, चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ, पुर्तगाली भाई से, ये पहले से थे, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह हो गया तो इस अवसर पर पुर्तगालियों ने, अब देखिए आए थे व्यापार करने, और यहाँ पे देखिए आधिपत्य कैसे धीरे धीरे इन्होंने अपना चालू कर लिया। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय जब विवाह हो गया तो भैया सीधी सी बात है, दहेज की प्रथा चली। भाई दहेज तो बहुत पुराना सा चल रहा है कि पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय क्या किया, दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान कर दिया। यानी जो बम्बई था वो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने किसे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दहेज दे दिया। भाई देखिए पूरा द्वीप ही दे दिया। हम लोग तो यहाँ क्या देते हैं, शादी विवाह होते हैं, रुपए पैसे और सोना चांदी देते हैं, इसने क्या किया, पूरा ले लो, ठीक है जाओ, बम्बई द्वीप तुम्हारा। बताइए क्या उस समय का माहौल था, बिना सोचे समझे जो कुछ लो ये लो। और जबकि ना तो पुर्तगालियों का भारत में कुछ था और ना चार्ल्स द्वितीय का भारत में कुछ था, लेकिन देखिए कैसे आधिपत्य दे रहा है, जो मन आ रहा है वो दान में दे रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों की, हमारे जो उस समय के मुग़ल शासक थे उनकी कमियां रहीं, राजाओं की कमियां रहीं कि उन्होंने इनको व्यापार करने दिया, और यहाँ पे इन्होंने राजनीति की और अपना आधिपत्य कर लिया। अब ना तो ये इनका पुर्तगालियों का यहाँ पे कुछ आधिपत्य वो था और ना चार्ल्स का, लेकिन ये देखो दहेज में मुंबई ही दे दी। ठीक है, आगे देखेंगे 1668 की बात कर लो भाई। 1668 में क्या है, 1668 में राजकुमार चार्ल्स वही द्वितीय, चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड, जब इसको चार्ल्स द्वितीय को ये 1668 में इसने क्या किया, बम्बई तो इसके नाम हो ही गया था, इसने क्या किया 10 पाउंड में, 10 पाउंड के, उस समय 10 पाउंड बहुत होते थे, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी बम्बई को सौंप दी। जो कंपनी थी किराए पर बम्बई को सौंप दिया, पर किराए पर कंपनी बम्बई को सौंप दिया।
बम्बई को 1600 वार्षिक उसको लेना था, 10 पाउंड, 10 पाउंड उसको वार्षिक मिल रहे थे, तो उसने बम्बई को किसे दे दिया, कंपनी को सौंप दिया किराए पर। कंपनी को बम्बई, जो बम्बई थी उसको कंपनी को हाथ में दे दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हाथ में कौन दे दिया, बम्बई को दे दिया इसने। किसने, चार्ल्स द्वितीय ने। 10 पाउंड उसने कहा ठीक है मैं तो मिल ही गया, तो अब इसका क्या है, किराया लेते रहो, उसे क्या करना था। उसके बाद आ जाओ, इसने क्या किया, ये देखिए इस इमेज का नाम आप लोग बता सकते हैं, तो क्या है इस इमेज का नाम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये इमेज जो दिख रही है आपको इसका नाम क्या है ना। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए, मैं देखता हूँ सभी बच्चों के। तो इस इमेज का नाम बताइए, इस पर भी बहुत बड़े प्रश्न बनते हैं। तो इसका नाम है 1690 में जॉब चॉरनॉक ने कलकत्ता शहर और फोर्ट विलियम किले, यही है फोर्ट विलियम किला, कलकत्ता का फोर्ट विलियम किला। इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण हुआ 1690 ईस्वी में। एक ब्रिटिश था जॉब चारनाक था, इसने क्या किया, कलकत्ता शहर यानी कैलकटा और फोर्ट विलियम किला का निर्माण कराया। किसने कराया, जॉब चारनाक ने। प्रश्न बनता है कब बन कराया, और 1690 में। किसने कराया, जॉब चारनाक ने। किसका, कलकत्ता शहर और फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम का ये आप दृश्य देख रहे हैं, फोर्ट विलियम किला का निर्माण किसने कराया, कलकत्ता में जॉब चारनाक ने कराया। तो इसका संस्थापक भी पूछ लेते हैं कौन है, तो ध्यान रखना है इस इमेज का, ठीक है। तो ये इमेज आएगी, या नाम पूछ लेता है किसने कराया, किस है ना, कब कराया, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आइए नोट में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए पहला जो नाविक था जो समुद्री रास्ते से आया था वो कौन था, वो था हॉकिंस, विलियम हॉकिंस था प्रथम, जो 1608 और 9 के मध्य में आया था, विलियम हॉकिंस था। लेकिन जॉन मिल्टन भी आ चुका है, मिल्डेन हॉल, जिसको हम मिडनाल भी कहीं कहीं कहते हैं, वैसे तो मिल्डेन हॉल नाम का एक ब्रिटिश खोजकर्ता था और साहसी व्यक्ति था ये, है ना, ब्रेव मैन था ये। भारत की भूमि यात्रा करने वाला पहले लोगों में से एक थे, यानी पूछ सकते हैं कि भारत की भूमि यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश कौन था, तो भैया क्या रखना है, जॉन मिल्डेन हॉल बताना है। और समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम नाविक कौन था ब्रिटिश, तो वो 1608 में कौन आया, हॉकिंस आया। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी निश्चित रूप से। ये रहा जॉन मिल्डेन हॉल, ये रहा मिल्डेन हॉल, ये मिल्डेन हॉल लिखा हुआ है, तो ये मिडन हॉल भी लिख देते हैं, कई मिल्डेन हॉल भी कह देते हैं। तो ये इसकी इमेज रही, यही पहला ब्रिटिश था नागरिक जो भारत में आया था, ठीक है। अगला 1669 की अगर हम बात करें तो 1669 में और से लेकर 1677 तक बम्बई का जो गवर्नर था वो कौन था, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो कहीं कहीं गैरोल लिखा है, कहीं कहीं गैराल्ड लिखा है। गैरोल्ड ऑंगियार नाम का एक व्यक्ति था, ये गवर्नर रहा कौन, कंपनी की तरफ से ये गवर्नर रहा, बम्बई का संस्थापक, और यही बम्बई का संस्थापक माना जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बम्बई का संस्थापक कौन है, तो गैराल्ड या गैरोल ऑंगियार है। कौन था, ये गवर्नर था। और कब, 1669 से लेकर 1677 तक, यानी 1669 से लेकर 1677 तक ये गवर्नर रहा। उसके बाद क्या था, महत्वपूर्ण बिंदुओं में कैप्टन हॉकिंस को, इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस को जब ये गया तो जहांगीर ने इसको क्या कहा, जहांगीर ने इसको, इससे प्रभावित होकर इसका नाम क्या रखा, इसको किस नाम से बुलाया, तो पूछ सकते हैं कैप्टन हॉकिंस को किस नाम से बुलाया जहांगीर ने, अंग्रेज खान या खान नाम से संबोधित किया, ठीक है। ये देखिए ये पहुंचा, इस तरीके से पहुंचा, ये देखिए हॉकिंस है और ये पत्र उसका पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, जहांगीर बैठे हुए हैं, ये जहांगीर है, ये हॉकिंस है, ये पत्र पढ़कर सुना रहे हैं। तो जहांगीर ने इसको क्या कह दिया, इसको अंग्रेज खान नाम से इसको संबोधित किया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में किसका पत्र ले, जैसे देखो मैं बता चुका हूँ,
तो किसका पत्र लेके आया था दरबार में? अकबर के नाम जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ये उनका राजदूत बन के आया था जेम्स प्रथम का। कौन कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। कहाँ? जहांगीर के दरबार में। और किसके नाम पत्र लेके आया था? अकबर के नाम पत्र लेके आया था, है ना। जहांगीर का नाम नहीं था उस पत्र में, अकबर के नाम पत्र था। ठीक है। 1700 में, अगला 1700 में कोलकाता पहला प्रेसिडेंसी शहर घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ कंपनी का शासन हो, कंपनी का जहाँ पर शासन हो ऐसे शहरों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। कंपनी का शासन जहाँ पर पूर्णता हो जाता था उसको प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया जाता। तो 1700 में कोलकाता पहला प्रेसिडेंसी शहर घोषित किया गया जो जो जो, जो सन 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी रहा। भाई देखिए, पहला प्रेसिडेंसी ऐसा शहर था ये कि भारत की राजधानी 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कौन रहा? कोलकाता का। क्यों रहा? उसका रीजन था कि कोलकाता क्या था? समुद्री मार्ग था, तो वहाँ पर इनको आने का हवाई मार्ग था नहीं, तो समुद्री मार्ग व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। और वही वहाँ से अंग्रेज आते थे और चले जाते थे जहाज़ों के द्वारा, है ना। तो सब समुद्री मार्ग से, इसीलिए इन्होंने वहाँ अपनी राजधानी स्थापित कर दी। कब तक रही? 1774 से लेकर 1911 तक वहाँ पर ये राजधानी इन्होंने रखी। ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, ये महत्वपूर्ण जो यहाँ से संबंधित इस अंग्रेज़ों के भारत आगमन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे और वह महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपने पढ़ लिए हैं। इनको आशा करते समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और कमेंट भी लिखिए। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग एक नए आगमन के साथ नए इतिहास के पन्नों को फिर से हम लोग पलटेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे इसके बाद, अंग्रेज़ों के बाद आगमन में डैन और फ्रांसीसियों के आगमन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।